दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अपने पहले सफर की तरफ रवाना है। जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है। इसमें हर किस्म के लोग बैठे हैं। जॉन स्मिथ जो कि 62 इयर्स ओल्ड हैं, वो इसकी कमांड संभाले हैं। इस जहाज की लेंथ 262 मीटर्स जबकि ब्रेथ 50 मीटर्स के करीब थी। उस जमाने में इसकी कॉस्ट $7.5 मिलियन पड़ी थी, जो कि आज के $54 मिलियन के बराबर है। इसमें 5 स्टार होटल से भी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, जैसे कि ग्रेन ग्लास मिरर, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयर्स, हीटेड स्विमिंग पूल, उसके बाद एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप्स, एक जिम। इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। व्हाइट स्टार लैंड कंपनी ने इस जहाज को बनाया था। उसके ओनर ने ओपनली कहा था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। सफर पर रवाना होने के तकरीबन 2 दिन बाद इस जहाज को आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। आसपास के जहाज ऐसी वार्निंग देते रहते हैं कि आगे खतरा है। टाइटैनिक 2 दफा अपने नोट्स को बदलती है, मगर स्पीड कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स, जो कि तकरीबन 40 किलोमीटर के बराबर है, इस स्पीड से टाइटैनिक चल रही थी। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और वार्निंग दी जाती हैं, मगर जॉन स्मिथ रफ्तार कम नहीं करते। उस वक्त की न्यूज के मुताबिक 14 अप्रैल को चांद बाहर नहीं निकला था, इसलिए मूनलाइट विजिबल नहीं थी। जहाज के ऊपर एक क्रो नेस्ट होता है जिस पर किसी को बिठा कर रखा जाता है ताकि वो नजर रख सके कि आगे खतरा है कि नहीं है। रात के 11:30 पर फेडरिक फ्लीक, जो कि क्रो नेस्ट के अंदर बैठे थे, वो सामने देखते हैं कि आगे एक बड़ा सा आइसबर्ग है, यानी आइस का पहाड़ है। फ्रेडरिक फ्लीक, जो कि क्रो नेस्ट में बैठे हैं, वो सामने देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग है, यानी आइस का पहाड़ सामने है। वो 3 बार बेल देते हैं और फिर एक मैसेज भेजते हैं कि जहाज को लेफ्ट की तरफ मोड़ा जाए क्योंकि सामने आइसबर्ग है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम्स इंजन रूम को फौरन कहते हैं कि जहाज को लेफ्ट की तरफ मोड़ा जाए, बट बहुत देर हो जाता है और जहाज आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है, यानी 11:40 पर आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है। टकराने के कुछ सेकंड बाद, तकरीबन 20 मिनट बाद, यानी 12 बजे, कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि रेडियो पर डिस्टेंट कॉल दी जाए ताकि जो आसपास जहाज हैं वो हमारी मदद के लिए आ सकें। जैक फिलिप्स इस स्टोरी के हीरो निकलते हैं और वो एक के बाद एक रेडियो कॉल भेजते हैं, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 20 मिनट बाद एक रिस्पॉन्स आता है, आरएमएस कारपैथिया। ये जहाज 107 किलोमीटर दूर था, तो तकरीबन उसको 3-3.5 घंटे आने में लग जाते। कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स लाइफ बोट्स के थ्रू बचाया जाए। जब पहली प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले बच्चे और फिर औरतों को प्रेफरेंस दी जाएगी। पैसेंजर्स को डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो समझ रहे थे कि यह अनसिंकेबल जहाज है। एक लाइफ बोट जिसमें तकरीबन 26 लोग आते हैं, उतरते हैं, यानी हाफ से भी कम। थोड़ी देर बाद पैसेंजर्स को ये रियलाइज होता है कि ये जहाज थोड़ी देर में डूब जाएगा, तो फिर जहाज में हलचल मच जाती है। रात के 1 बजे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लग जाता है, मगर जहाज में सिर्फ 30 लाइफ बोट्स थी, जिसमें तकरीबन 1100 से 1200 लोग आ सकते थे, मगर जहाज में 2100 से 2200 लोग मौजूद थे। रात के 2:05 आखिरी लाइफ बोट को भी नीचे उतार दिया जाता है, मगर जहाज में अब भी 1200 लोग मौजूद थे। रात के 2 बजे जहाज 2 हिस्सों में तब्दील हो जाता है और ये अनसिंकेबल जहाज 3 मिनट के अंदर डूब जाता है। जो 1200 लोग रह जाते हैं वो या तो जहाज के साथ डूब जाते हैं, या फिर जिनको तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। आरएमएस कारपैथिया, जो कि तकरीबन 3.5 घंटे बाद वहां पहुंचता है और देखता है कि ये टाइटैनिक, ये अनसिंकेबल जहाज
یہ انسنکیبل جہاز بھی ڈوب جاتا ہے۔